नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और ये है अक्षर एकेडमी। अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सीडीपी की दूसरी क्लास है। इस वाले क्लास में अपन वृद्धि और विकास का टॉपिक देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और सीडीपी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं 2000 एमसीक्यू के साथ, तो अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सीडीपी का जो कोर्स है उस कोर्स को परचेस कर लीजिए। या जो है अपन जो है उसमें कंप्लीट सीडीपी की पूरी तैयारी कर सकते हैं जो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक होगा। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। अपन वृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। नोट्स मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, क्योंकि जनरली वृद्धि और विकास को एक ही रूप में देखा जाता है। तो अपन देखेंगे कि वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है और उनकी परिभाषा क्या है। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे। वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? वृद्धि और विकास में कुछ समानताएं भी होगी, तो उन वृद्धि और विकास के समानताओं को भी देखेंगे और विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वृद्धि और विकास। वृद्धि किसे कहते हैं? अपन पहले वृद्धि को समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है। बालक के शारीरिक पक्ष बालक के शारीरिक पक्ष को विकास या वृद्धि या अवृद्धि करते हैं। ये टेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे जब भी कोई पेपर में आया हुआ होगा। तो बालक के शारीरिक पक्ष के विकास को वृद्धि या विकास कहते हैं। अगर शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है तभी हम उसको विकास कह सकते हैं, वरना हमको शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होगा तभी अपन क्या कह सकते हैं, सॉरी, वृद्धि कह सकते हैं। तो अगर आपका शारीरिक पक्ष में जो भी डेवलपमेंट हो रहे होंगे, जो भी विकास होगा, जो भी फायदा हो रहा होगा, जनरली उसी को वृद्धि या अवृद्धि कह देते हैं। शारीरिक पक्ष में ध्यान रखिएगा, मानसिक, सोशल या दूसरा कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, केवल शारीरिक यानी मात्रात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। तो बालक का जो शारीरिक पक्ष होगा, अगर उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी उसके मैटर में कोई परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक पक्ष में कोई परिवर्तन हो रहा है, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, वृद्धि या अवृद्धि कह सकते हैं। परिभाषा क्या है? कई लोगों ने परिभाषा दिया है, कोटेशन याद रखिएगा। हर्बर्ट सोरेनसन का कोटेशन है कि शरीर का बड़ा होना या भारी होना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। शरीर का बड़ा हो जाना यानी आकार में वृद्धि हो जाना, भारी हो जाना यानी वजन में वृद्धि हो जाना, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। फ्रेंच कहते हैं शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में परिवर्तन, विशेष पक्ष में परिवर्तन जैसे आपके मस्तिष्क में परिवर्तन, सिर में परिवर्तन, हाथ में परिवर्तन, मसल्स में परिवर्तन, पैरों के आकार में वृद्धि, किसी भी तरीके का कुछ हो जाता है, शरीर में किसी विशेष पक्ष में अगर परिवर्तन हो रहा हो, उस परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं। गैरिसन का मानना है कि शरीर में अवस्था परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो बदलाव होते हैं, अवस्था परिवर्तन के साथ साथ जैसे वृद्धावस्था, गर्भावस्था, तो गर्भावस्था के दौरान शरीर बढ़ता है, फिर बाल्यावस्था के दौरान शरीर बढ़ता है, युवावस्था तक शरीर क्या होता है, वृद्धि होते रहता है। तो शरीर में की अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ के परिणाम स्वरूप उनमें अगर कोई शरीर में कोई बदलाव आ रहे हों, शारीरिक बदलाव हो रहे हों, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको वृद्धि कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिएगा कि बालक के शारीरिक पक्ष में अगर परिवर्तन है, वृद्धि कहलाएगी। मात्रा में अगर परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि कहलाएगी। परिवर्तन मतलब मोटा भी, पतला भी, आकार बढ़ना भी, घट तो सकता नहीं आकार, तो आकार का बढ़ना क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। लेकिन अगर मोटापा का, वजन का बढ़ना या घटना दोनों अगर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। शारीरिक परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका वृद्धि कहलाएगा। वृद्धि एवं विकास के प्रमाण कौन कौन से प्रमाण होते हैं? अगर आप वृद्धि और विकास के प्रमाण देखना चाहें, कौन कौन से प्रमाण है, आपको कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है? इसको बचाया है एच.बी. मेरिडिथ के अनुसार। इन्होंने 5 प्रकार बनाए, इन्हें पंच जो है प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति में वृद्धि या विकास हो रहा है। पहला, आकार में परिवर्तन होता हो। आकार में परिवर्तन होने का मतलब लंबाई बढ़ती हो, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, वृद्धि या विकास मान सकते हैं। संख्या में परिवर्तन होता है। संख्या में परिवर्तन करने का मतलब जैसे कभी कभी हड्डियों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जब बालक छोटा होता है उस दौरान उसके अंदर शरीर में 300 से 300 प्लस हड्डियां होती हैं, वही घटने के बाद उनमें जुड़ जाते हैं और युवा जो अवस्था में पहुंचते पहुंचते 206 हड्डियां हो जाती हैं। उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। कोशिकाओं में संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ कोशिकाएं
बढ़ जाती हैं, कुछ कोशिकाएं घट जाती हैं, दो कोशिका के जुड़ने से एक नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह सकते हैं, उसको वृद्धि या विकास मान सकते हैं। हड्डियों में परिवर्तन हो जाए तो भी हम वृद्धि और विकास परिवर्तन मान सकते हैं। हृदय, अतड़ियों एवं अन्य प्रकार के अंगों की स्थिति और कोण में परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, पहले आकार बड़ा था, एंगल बदल जाए, या आंतरिक संरचना में कोई बदलाव हो जाए, तो भी अपन उसको क्या मान सकते हैं, वृद्धि या विकास मान सकते हैं। तुलनात्मक रूप से अंगों के आकार में परिवर्तन हो जाए, तुलनात्मक रूप से अंगों में परिवर्तन हो जाए, जैसे एक उम्र में, निश्चित उम्र तक सिर के आकार का बढ़ता है, फिर सिर के आकार की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन जो पैरों का नीचे धड़ के आकार होता है, धड़ का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा लगातार बढ़ते जाता है, युवावस्था तक, किशोरावस्था तक वो बढ़ते जाता है। तो तुलनात्मक रूप से अगर परिवर्तन हो रहा हो बाल्यावस्था की तुलना में दूसरी अवस्था में, वृद्धावस्था में अगर आप देखेंगे तो वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है। उनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तुलनात्मक रूप से अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उनमें आकार में परिवर्तन, बदलाव हो रहे हैं, तो भी अपन उसको क्या मान सकते हैं। तो पंच प्रमाण आपको ध्यान रखिएगा, आकार में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, प्रकार में परिवर्तन, स्थिति यानी कोण में परिवर्तन और तुलनात्मक वृद्धि। अगर ये 5 चीजें हो रही हैं तो परिवर्तन ही क्या होगा, वृद्धि और विकास हो रहा है। किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा तो अपन वृद्धि मान सकते हैं। तो वृद्धि से मतलब जो क्या माना जाएगा, शारीरिक वृद्धि से, और वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, तुलनात्मक वृद्धि। ये 5 प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि वृद्धि और विकास हो रहे हैं। फिर वृद्धि क्या है, अभी हमने जो पढ़ा, वृद्धि ये बाल्यावस्था की परिभाषा हमने देखा। दूसरे नंबर पर जो वृद्धि है, वो वृद्धि किस प्रकार से होगी उनको देखते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक रूप है, यानी विकास बड़ा चीज है, उसका एक भाग कौन है, वृद्धि। मैंने वृद्धि और विकास में अंतर नहीं है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि एक पार्ट है। केवल शारीरिक विकास यानी मात्रात्मक अगर परिवर्तन हो रहा है तो अपन वृद्धि मानेंगे। आकार में, भार में, दांत में, हड्डी में, मांसपेशियों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो अपन वृद्धि मानेंगे। केवल निश्चित आयु तक होता है, यानी शारीरिक वृद्धि किसी निश्चित आयु तक होगा, किशोरावस्था के बाद या युवावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। तो अगर शारीरिक वृद्धि रुक जा रहा है तो एक निश्चित उम्र तक हो रहा है, तो वृद्धि कैसा होगा, शारीरिक वाला जो पार्ट होता है वो किसी निश्चित उम्र होता है, हर व्यक्ति में परिवर्तन संभव नहीं है, तो एक किसी निश्चित उम्र होगा। आयु के अनुसार वृद्धि में गति में बदलाव आता है, आयु के साथ गति में बदलाव आता है। जैसे बाल्यावस्था में जो शारीरिक या गत्यात्मक विकास के कारण, तो उनका जो बाल्यावस्था में जो विकास होगा वो तेजी से होगा, वृद्धावस्था में जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी, अपेक्षित गति बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये आयु के अनुसार जो इनमें गति में परिवर्तन हो रहा है, तेज होना, कम होना, वृद्धावस्था में उसकी गति मंद हो जाना और युवावस्था में उसकी गति तेज, बाल्यावस्था में उसकी गति तेज हो जाना, ये क्या कहलाता है, ये वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण होती है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास का मतलब है शरीर में भी एक गति है, शरीर में जैसे शरीर के विकास का भी एक गति है, शरीर की वृद्धि का भी एक गति है कि किस गति में बढ़ सकते हैं। जैसे बाल्यावस्था में तेजी गति से, युवावस्था में थोड़ी कम गति से, और वृद्धावस्था में लगभग शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो अपन मान सकते हैं कि इनमें एक गति होगी, एक निश्चित स्पीड होगा, उन्हीं स्पीड से व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका वृद्धि हो सकती है। गर्भावस्था में वृद्धि निषेचित अंड विभाजन से होती है। गर्भावस्था में वृद्धि कैसे होती है, निषेचित जो अंड होगा उनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा होगा तो भी उससे वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि कोशिका विभाजन का परिणाम है। जो शरीर की वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन से होती है, कोशिका विभाजन होते जाते हैं, शरीर की वृद्धि होती जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होता है परंतु प्रकट बाह्य रूप से होता है। कोशिका आंतरिक रूप से वृद्धि कर रही है, लेकिन कोशिका विभाजन जो आंतरिक रूप से हो रहा है वो आपको बाह्य रूप में दिखाई देता है। मसल का बढ़ना, आकार का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, ये सारी चीजें आपको बाह्य रूप में दिखाई देती है, बाहरी रूप में, एक्सटर्नल रूप में दिखाई देती है। लेकिन जो वृद्धि वास्तविक रूप से आंतरिक रूप से होती है, जो दिखता है बाहरी रूप, बाहरी रूप में वृद्धि नहीं हो रहा होता है आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन से, मगर वो दिखता कब है, बाहरी रूप में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वृद्धि तेजी से प्रकट होते हैं। जो जैसे आप अक्सर ध्यान देंगे कि जो लड़की होगी उसकी मेच्योरिटी का जो समय होगा, 15 साल की लड़की ज्यादा मेच्योर हो जाती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, जबकि 15 साल का जो लड़का होगा वो मानसिक और शारीरिक रूप से उतना मेच्योर होता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वृद्धि कैसी होती है, तेजी से होती है, जबकि पुरुष का जो वृद्धि होता है वो कैसा होता है, तुल्य होता है। वृद्धि वंशानुगत और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है।
वृद्धि अलग अलग बहुत प्रभावित होती है, अपन टॉपिक में पढ़ेंगे वृद्धि विकास का कारण। तो वृद्धि वंशानुकरण, जैसे जिनके माता पिता लंबे होंगे उनके बच्चे भी लंबे लंबे होते हैं, वंशानुक्रमण का प्रभाव पड़ा। वातावरण, अगर जैसे अगर आप यूरोप में जन्मे हुए हैं तो गोरे होंगे, मगर अगर दक्षिण अफ्रीका में जन्मे होंगे तो काले होंगे, या भारतीय जलवायु जो अपेक्षाकृत कम जलवायु है तो सांवले होंगे। तो वृद्धि वंशानुक्रमण को प्रभावित करती है। इनके अंतःक्रिया से अगर आप 4 दिन एटमॉस्फेयर बदल लें और 4 दिन लगातार ठंडे जलवायु वाले प्रदेश में चले जाएं तो अपेक्षाकृत आपकी जो त्वचा है वो नरम हो जाएगी और साथ में थोड़ा गोरापन हो जाता है, साफ हो जाता है जो त्वचा। तो वंशानुक्रमण का भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे वंशानुक्रमण होगा और जैसा एटमॉस्फेयर होगा उस हिसाब से वृद्धि होगी, उनका प्रभाव पड़ता है। तो वृद्धि याद रखिएगा कि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। शारीरिक विकास यानी मात्रात्मक होता है, आकार भार में परिवर्तन निश्चित आयु तक होगा ये, और आयु के अनुसार वृद्धि में बदलाव भी होते हैं। शारीरिक और गत्यात्मक विकास का परिणाम है। गर्भावस्था में वृद्धि जो है निषेचित अंड के विभाजन से होती है। शारीरिक वृद्धि कोशिका विभाजन का ही परिणाम है। आंतरिक और बाह्य रूप में भी दोनों रूप में होता है, लेकिन आंतरिक रूप में वो परिवर्तन होते हैं जो दिखता है बाह्य रूप में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वृद्धि ज्यादा हो जाती है, और वृद्धि वंशानुकरण और वातावरण का परिणाम है। दोनों की अंतःक्रिया होती है तभी वृद्धि संभव हो। फिर विकास, अभी तक हम लोग वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे, विकास क्या है वो देख लीजिए। तो विकास जो है वो सभी प्रकार के परिवर्तन, वहां पर जो परिवर्तन होते थे केवल शारीरिक परिवर्तन होते थे, उस परिवर्तन को अपन क्या मानते थे, वृद्धि मानते थे। यहां पर परिवर्तन कैसे होंगे, सभी प्रकार के परिवर्तन होंगे। मतलब वो शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, मानसिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन हो, हर प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, विकास कहलाता है। तो सभी प्रकार के परिवर्तन जिसमें कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में प्रगति, परिपक्वता में वृद्धि होती है, विकास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो परिवर्तन कार्य क्षमता यानी एबिलिटी में अगर वृद्धि हो जा रही हो, कार्य कुशलता यानी कार्य करने की तरीके में अगर बदलाव हो जा रहा हो, व्यवहार में अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा हो, बदलाव दिखाई दे रहा हो, या मेच्योरिटी का लेवल बढ़ गया हो, तो अपन इन सारे चीजों को अपन क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। यानी विकास एक बड़ी अवधारणा है और वृद्धि एक छोटी अवधारणा है। विकास के अंतर्गत वृद्धि, मतलब हर विकास वृद्धि होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वृद्धि हर विकासी। ठीक, तो क्योंकि जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक पार्ट है, विकास शारीरिक और मानसिक या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वाले पार्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध और एकीकृत परिवर्तन की प्रक्रिया विकास कहलाती है। अनेक प्रक्रिया यानी संवेगात्मक भी हो सकता है, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी हो सकता है, भाषाई भी हो सकता है, समस्त प्रकार के श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यानी एक निश्चित सीक्वेंस में होना चाहिए। एकीकृत परिवर्तन और परिवर्तन साथ में दिखाई दे रहा हो, जो समन्वित रूप से दिखाई दे रहा हो, सारा कंपाइल रूप से आपको दिखाई दे रहा हो, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। तो विकास क्या है, विकास ओवरऑल बड़ी अवधारणा है और वृद्धि एक छोटी अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वृद्धि सार्वभौमिक नहीं है, जो कि एक निश्चित उम्र तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता है। तो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक होता है, ध्यान रखिएगा, मृत्यु पर्यंत तक होता है, क्योंकि मरने के बाद भी बॉडी में परिवर्तन हो रहा है। तो वो भी परिवर्तन क्या कहलाएगा, विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत होगा, वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती है। मात्रा कह रहे हैं शरीर की मात्रा में भी परिवर्तन होता है और उनके गुणों में भी परिवर्तन होता है। विकास, विचार, थिंकिंग का जो तरीका होगा, वस्तुनिष्ठता का जो गुण होगा, वो सारी चीजें उनमें शामिल होंगी। तो जो मात्रात्मक और गुणात्मक अगर दोनों परिवर्तन हो रहा हो तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। लेकिन वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। भौतिक और अभौतिक प्रक्रिया होती है। भौतिक यानी फिजिकल रूप में भी आपको दिखाई देगा और नॉन फिजिकल रूप में भी दिखाई देगा। आप उसको दृश्य रूप में भी देख सकते हैं और अदृश्य रूप में भी, अंदर में भी परिवर्तन, जैसे विचारों में परिवर्तन हो रहा है तो विचारों में परिवर्तन में आप देख नहीं सकते। भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है तो भावनाओं के परिवर्तन को आप देख नहीं सकते। एक ऐसा परिवर्तन माना जाएगा, अभौतिक परिवर्तन माना जाएगा। जबकि अगर शारीरिक पक्ष में अगर बदलाव हो रहा है तो उस परिवर्तन को आप कैसे मान सकते हो, भौतिक परिवर्तन मान सकते हो। तो जो विकास होता है शारीरिक परिवर्तन भी है और मानसिक परिवर्तन भी है। तो भौतिक और भौतिक दोनों पक्षों में क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। बहुआयामी प्रक्रिया और निश्चित पद्धति है। बहुआयामी प्रक्रिया यानी जो विकास होगा उसकी बहुत सारी प्रक्रिया है। जैसे विकास की बहुत सारी प्रक्रिया है, यानी विकास किसी भी तरीके से हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए विचारों में परिवर्तन है तो विचार में परिवर्तन किसी आदर्श व्यक्ति को भी देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं।
किसी पड़ोसी को भी देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं, घर वालों को भी देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं, या समाज से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कोई अन्य प्राणी है, जैसे गति के बारे में हम घोड़े से सीख सकते हैं, वफादारी कुत्ते से सीखते हैं, साहस धैर्य हम शेर से सीखते हैं। तो ऐसी चीजों को आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूपों में कुछ चीजें आप रियलाइज करके भी सीखते हो। तो ये बहुआयामी प्रक्रिया है। इसको निश्चित पद्धति तो होती है, सीखने की एक निश्चित पद्धति जरूर होती है, लेकिन बहुत तरीकों से, बहुत प्रक्रियाओं के माध्यम से आप इसको सीख सकते हो। सरल से जटिल की होती है। टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विकास है वो किस तरीके से चलता है। तो विकास पहले सरल सरल विकास होता है, यानी आप थिंकिंग भी करोगे, डिसीजन मेकिंग भी करोगे, तो पहले छोटी छोटी चीजों का करोगे, बाद में बड़े बड़े डिसीजन लेते हो। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है वैसे तो सरल से पहले सरल जो प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, सरल समस्याओं का निर्धारण किया जाता है, सरल समस्याओं का समाधान होता है। बाद में आप धीरे धीरे आप क्या करते जाते हो, कठिन समस्याओं का निर्धारण करने लगते हो और उनका सोल्यूशन ढूंढने लगते हो। तो हमेशा सरल से किसी ओर होता है, जटिल की ओर होता है विकास। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से ये भी टेट 2022 में एक साथ पूछा हुआ था, कूट में आया हुआ था, यहीं पर मैंने आपको लिख दिया है 2022 में। ये सारे आपके नोट्स में रहेंगे, कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में एमसीक्यू भी इनके कराए जाएंगे, जो मैंने लिखा है उसके एमसीक्यू भी करा दूंगा मैं आपको। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का मतलब है कि पहले अगर जो विकास है सामान्य सामान्य विकास नहीं, सामान्य सामान्य विकास कहने का मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि जैसे बच्चा घुटनों के बल पहले चलता है, बाद में वो दौड़ना चैंपियन बनता है। तो पहले एक विशेष सामान्य शिक्षा ग्रहण करेगा, वो सामान्य ज्ञान प्राप्त करेगा, धीरे धीरे विकास। जैसे शुरुआती दौर में आपको सामान्य सिलेबस, विज्ञान के सामान्य सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, बाद में एमबीबीएस का कोर्स कराया जाता है, या पहले एमबीबीएस का कोर्स कराया जाता है, बाद में कोई पशु चिकित्सक बन जाता है, कोई बाल्य रोग विशेषज्ञ बन जाता है, कोई हार्ट का विशेषज्ञ बन जाता है। तो वो विशिष्ट प्रकार की शिक्षा है, हार्ट विशेषज्ञ है वो। लेकिन सामान्य शिक्षा क्या है, एमबीबीएस है। उससे सामान्य शिक्षा क्या है, 10वीं 12वीं है। तो पहले सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, सामान्य शिक्षा होती है, बाद में विशिष्ट शिक्षा प्राप्त होती है, विशिष्ट प्रकार होते हैं। तो हमेशा विकास कैसा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सतत और क्रमिक परिवर्तन होते हैं। सतत मतलब लगातार, क्रमिक मतलब एक सीक्वेंस में। जो भी परिवर्तन होंगे वो अचानक नहीं हो जाएंगे, जो भी विकास होगा वो अचानक नहीं हो जाएगा, बल्कि वो कैसा परिवर्तन होगा, क्रमिक रूप से होगा, अलग लेकिन लगातार होगा। सतत का मतलब लगातार, रोज हर दिन कुछ न कुछ विकास हो रहा हो। इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है कि ये अनुमानित है, माप नहीं की जा सकती है। वृद्धि की माप संभव है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृद्धि कैसा होता है, शारीरिक होता है, तो आप शरीर की वृद्धि को माप सकते हो। लेकिन ये वाला जो विकास होता है वो शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है, सोशल भी होता है, संवेग भी होता है। आप भावनाओं को नहीं माप पाओगे, तो इसलिए इसका मापन अनुमानित होगा, निश्चित नहीं हो सकता है। मापन हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी, हर व्यक्ति में अलग अलग होगी, विकास का दर अलग अलग होगा। हो सकता है किसी में विकास जल्दी हो जाए और किसी में विकास कम हो जाए, किसी में विकास ज्यादा हो जाए और किसी में विकास कम हो। विकास होकर रहेगा, मगर व्यक्ति की भिन्नताएं होंगी। असमान दर का मतलब है अलग अलग उम्र में अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी किसी का युवा अवस्था में भी विकास हो जाता है, किसी किसी का युवा अवस्था के बाद विकास हो जाता है। कोई बच्चा बचपन में ही बहुत समझदार होगा, लेकिन कोई बच्चा बड़े होने के बावजूद समझदारी नहीं दिखा पाता है। तो दर कैसी होगी, सबकी असमान होगी। निरंतरता एवं सतत प्रक्रिया, ये भी टेट 2017 में भी पूछा गया है और 2022 में भी होता है। जो विकास होता है उसमें निरंतरता यानी एक कंटिन्यूटी जरूर होगी, सतत होगा। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। संशोधन संभव है यानी परिवर्तन है, आप विकास को प्रभावित कर सकते हो। कैसे? ऐसे प्रभावित कर सकते हो कि अगर किसी बच्चे को सही ट्रेनिंग दी जाए, युवावस्था से ही ट्रेनिंग दी जाए, तो उसका जो विकास है अपेक्षाकृत उन बच्चों को जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, वो विकास कैसा हो जाएगा, उनमें ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप विकास को क्या कर सकते हो, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो, उसमें आप कोई ना कोई नया तत्व डाल सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मोगली था, वो मोगली जंगल में उसका प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। मोगली के साथ बगीरा था, शेर खान था, और भी बहुत सारे जानवर थे। उन चीजों को, उस एटमॉस्फेयर के आधार पर हमने विकास को प्रभावित कर। अगर उसी बालक को, अगर मोगली को हम लोग जंगल में नहीं रख के सर्कस में शुरू दिन से रखते, तो सर्कस में भी वो क्या करता, उसी तरीके से सीखता। जैसे जो कलाकार के बच्चे होते हैं वो शुरू दिन से ही अपने माता पिता को कलाकारी करते देखते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हुए देखते हैं, गाना गाते हुए देखते हैं, पेंटिंग बनाते हुए, तो उन चीज़ों के वो गुण धीरे धीरे उनके अंदर भी विकसित हो जाते हैं। तो हम विकास को संशोधित कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ये जीवन पर्यंत होता है, मतलब जीवन भर होकर ही रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक होते रहता है। पर्यावरण और वंशानुक्रमण से प्रभावित होता है। टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था
पर्यावरण और वंशानुक्रमण एटमॉस्फेयर इसको प्रभावित करता है। जो विकास होगा माता पिता के जीन से वंशानुक्रमण से क्रोमोसोम के माध्यम से गुण आगे ट्रांसफर होते हैं। वो जो मेंडल के सिद्धांत के अनुसार है। तो मेंडल के सिद्धांत के अनुसार जो मटर के पौधों पर जो उसने प्रयोग किया था, उस आधार पर अगर आप देखें तो हम अपने जीन अपने पूर्वजों से लेकर आते हैं और वहां से उनके साथ गुण भी लेकर आते हैं, जैसे भोजन, पहनना या बाकी चीजें जो चीजें भी जो व्यवहार करने का तरीका है वहां पर वहीं से। और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण करने का मतलब है समाज। जो आपके दोस्त होंगे उनसे आप प्रभावित होते हैं, जो टीचर होंगे आप उनसे प्रभावित हो जाते हो, जो आपके पड़ोसी होंगे या आसपास के लोग हैं आप उनसे भी प्रभावित हो जाते हो। तो वंशानुक्रमण और पर्यावरण का भी प्रभाव इस पर विकास पर पड़ता है। सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने का मतलब है जो वृद्धि हुआ करता था वो केवल शारीरिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो ये है विकास है वो सभी प्रकार का परिवर्तन, मतलब शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन या जो संज्ञानात्मक परिवर्तन, वो समस्त परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विकास करता है। इसलिए बहुआयामी है। विकास एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध नमूने का अनुगमन करती है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो विकास हो रहा है वो निश्चित प्रक्रिया, यानी जैसे आपका विकास हो रहा है तो जिस तरीके से जो समाज होगा हमारा, जो गुरु जो टीचर होंगे जिस दिशा में आपको लेकर जा रहे होंगे उसी दिशा में हम लोग चलना शुरू करते हैं। समाज जो अपेक्षित व्यवहार होता है, अब विकास अचानक या अलग से लगता है आपका दिमाग चलना शुरू नहीं हो जाएगा। जो समाज में है वही चीजें आप सीखते हो। जैसे जो हमारे सपने हैं, असल में हमारे सपने हमारे नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना हुआ, तो डॉक्टर बनना तो समाज आपको प्रभावित करता है, क्योंकि डॉक्टर एक पद प्रतिष्ठित है। शुरू दिन से आपको बताया जाता है कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बड़े अधिकारी बनोगे तो समाज में स्टेटस होगा। उनको हम देख भी रहे होते हैं कि उनका समाज में काफी इज्जत है, समाज में उनको अच्छा रुतबा है। तो समाज हमको अनजाने में ही हमको प्रेरित कर देता है उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, उस विभाग में काम, हमारी रुचि नहीं मगर समाज हमारे अंदर वो सपने डाल देता है। तो विकास का एक ऐसा निश्चित क्षेत्र में आप अनुगमन करता है, उस क्षेत्र में आप जाते हो। विकास से तात्पर्य सर्वांगीण विकास है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें क्या क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेग, संज्ञान, भाषा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बहुआयामी है। तो वृद्धि एक निश्चित शारीरिक पार्ट का हिस्सा होता है, जबकि विकास समस्त पार्टों का हिस्सा होता है। ये उसकी विकास की क्या है? विशेषता है। फिर आकार में परिवर्तन, सॉरी, विकास के जो रूप होंगे वो कौन कौन से विकास होंगे? पहला होता है आकार में परिवर्तन। अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फट से डिस्कस करते हैं। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन होता है भार में। आयु के साथ जो आकार भार में जो परिवर्तन होता है वो भी विकास का हिस्सा माना जाता है। अनुपात में अगर परिवर्तन हो, जैसे विचार मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, या समय अनुसार विचार परिपक्वता आ रही है, विचारों में परिवर्तन हो रहा है, हम उसको विकास। शैशवावस्था में स्व केंद्रित होता है। शैशवावस्था में स्व केंद्रित यानी जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय उसको अपनी भूख है, वही अपनी भूख समझ में आती है, अपना नींद उसको समझ में आता है, दूसरों के बारे में ज्यादा विचार करता नहीं। तो शैशवावस्था को अपन किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? स्व केंद्रित अवस्था है। जबकि बाल्यावस्था में थोड़ी बहुत समाज की रुचि दिखाई देती है। आपके माता पिता भी देखो अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने आपके माता पिता आपके लिए सोचते हैं, यानी दूसरों के बारे में उस समय सोचना शुरू कर देते हैं। जो आपका जो है प्रौढ़ावस्था होगा, वृद्धावस्था होगा, हमारे बारे में अपने बारे में ज्यादा विचार नहीं कर रहे होते। तो ऐसे अवस्था में इनमें परिवर्तन, विचार की मेच्योरिटी में भी परिवर्तन दिखाई देगा, उसको अपन विकास कर सकते हैं। वो विकास का एक रूप है। नए गुणों की प्राप्ति, प्रत्येक उम्र में नए गुणों की प्राप्ति हो जाएगी और जो पुराने गुण रूपरेखा में परिवर्तन हो जाएगा। प्रत्येक उम्र में नए गुण आते हैं और जो पुराने वाले गुण हैं वो गुण कैसे हो जाते हैं? ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे बचपन में गुण समाप्त हो जाएंगे, शरीर का जो बदलाव है वो धीरे धीरे अलग तरह का बदलाव होता जाएगा। तो नए गुण आते हैं और पुराने गुण जाते हैं। ये विकास का क्या है? एक रूप है, ध्यान रहेगा। फिर वृद्धि और विकास में मूल अंतर क्या है? अपन कैसे अंतर डिसाइड करेंगे? तो वृद्धि जो वृद्धि है, वृद्धि हमेशा, मैंने आपको कई बार बताया कि वृद्धि हमेशा शारीरिक पार्ट वाला होता है, तो इसमें मात्रात्मक वाला पार्ट है। जबकि विकास जो है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। मात्रात्मक मैंने शारीरिक परिवर्तन भी विकास कहलाता है और मानसिक या सामाजिक संवेग में परिवर्तन भी क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसमें वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ भौतिक परिवर्तन को मानता है, यानी शारीरिक परिवर्तन को ही केवल वृद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए संकीर्ण अवधारणा है। जबकि ये व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें आ जाती हैं। जो आप शारीरिक पक्ष तो शामिल है ही है, मानसिक, संवेग, भावना वगैरह भी शामिल चीजें हो जाती है, इसलिए भौतिक और अभौतिक दोनों पार्ट इसमें शामिल है। वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होता है,
यानी किशोरावस्था या जो बचपनावस्था, बाल्यावस्था बहुत अधिक हो गया तो युवावस्था तक, यानी 25-30 साल तक का जो व्यक्ति होगा उसमें शारीरिक वृद्धि होगी। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होता है, जबकि जो विकास होता है वो आजीवन और निरंतर चलता है। विकास की जो प्रक्रिया होगी वो जीवन पर्यंत चलते रहेगी। वृद्धि की माप करना संभव है, आप शारीरिक वृद्धि को माप सकते हो क्योंकि ये पार्ट भौतिक है, तो आप इसको माप सकते हो कितनी वृद्धि हुई, लंबाई कितना बढ़ा, मोटाई कितनी हुई। लेकिन विकास का मापन करना कठिन है, मतलब असंभव नहीं है, किया जा सकता है। आईक्यू लेवल को भी नापा जा सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता है, बस यही ध्यान रखना। फिर ये शारीरिक परिवर्तन वाला पार्ट है, ये शरीर के साथ मानसिक, सामाजिक, संवेग, संज्ञान, हर एक पार्ट जो मानव जीवन के जिस पार्ट में भी आप विचार कर लो, हर पार्ट में कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही होते हैं। फिर ये प्रत्यक्ष और मूर्त परिवर्तन होते हैं। प्रत्यक्ष यानी जो विकास में परिवर्तन होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि ये परिवर्तन जो होंगे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। ये परिवर्तन आपको डायरेक्ट रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए मूर्त रूप में हम इसको कह रहे हैं। ये कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं, यानी दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। शारीरिक पक्ष होगा तो दिखाई देगा, और अगर मानसिक पक्ष है तो दिखाई नहीं देगा। फिर रचना में परिवर्तन होता है, रचनात्मक परिवर्तन होता है, यानी कुछ न कुछ बनेगा। मात्रात्मक परिवर्तन है वृद्धि, इसलिए कुछ न कुछ रचनात्मक परिवर्तन है। ये रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन है, मतलब याददाश्त कम होना भी विकास कहलाएगा। भले ही आप विकास के रूप में, याददाश्त की वृद्धि के रूप में, ये रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है, यानी कोई भी परिवर्तन हो वृद्धि कहलाएगी। ये वाला केवल रचनात्मक वाले पार्ट है। फिर इनमें कुछ समानताएं भी हैं। कौन कौन सी समानताएं? पहला समानता ये है कि दोनों समान आयाम और क्षेत्र, समान आयाम और क्षेत्र है, यानी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मानव जीवन की वृद्धि और विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्र है मानव है। मानव की विचार प्रणाली के बारे में अपन विचार कर रहे हैं, मानव की शिक्षा प्रणाली, उनके सोचने समझने, इसलिए दोनों के क्षेत्र कैसे हैं, सीमित क्षेत्र में काम करते हैं, दोनों के अलग अलग क्षेत्र नहीं है। दूसरा, दोनों में समन्वय का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, न कि एक दूसरे का विरोधी है, बल्कि दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों वैदिक सिद्धांत, दोनों अलग अलग सिद्धांत, दोनों एक ही सिद्धांत नहीं, एक ही पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं जरूर, लेकिन वृद्धि और विकास, वृद्धि शारीरिक पक्ष या भौतिक पक्ष, और जो विकास है शारीरिक और भौतिक दोनों पक्ष है, तो दोनों का समन्वय जरूर होता है, मगर दोनों के अलग अलग सिद्धांत है। योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, वृद्धि भी हो या विकास भी, दोनों योग्यता और क्षमता में फायदा ही दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं, कुछ नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा, और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। चाहे वृद्धि हो, चाहे शारीरिक पक्ष में आपका अच्छा बदलाव हो जाए, शरीर सुंदर हो जाए तो भी व्यक्तित्व का विकास होता है, चाहे आपका मानसिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन हो जाए अच्छा पॉजिटिव वाला, तो भी अपन इसको क्या मान सकते हैं, विकास मान सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। विकास के कुछ सिद्धांत हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक में पहले सामान्य विकास होगा और बाद में विशिष्ट विकास होगा। सामान्य विकास का मतलब वही, जैसे पहले घुटनों के बल चलता है, पहले छोटे छोटे शब्द सीखता है, पहले छोटे छोटे डिसीजन लेता है, बाद में बड़े बड़े डिसीजन लेता है। तो विकास कैसा होगा? पहले सामान्य होगा और इसके बाद फिर उसके अंदर विकास होगा। ये हम प्रक्रियाओं को पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो बालक का सामान्य विकास पहले होता है, फिर बाद में विशिष्ट विकास होता है। जैसे आप सामान्य ज्ञान का पहले ज्ञान अर्जित करते हो, बाद में विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते हो। पहले सामान्य सिलेबस पढ़ते हो, बाद में कोई विशेष सिलेबस आप पढ़ते हो, तो होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अवस्थाओं के अनुसार होना मतलब जैसे बालक में शुरुआती दौर में जैसे बाल आना, गर्भावस्था में बाल आ जाते हैं, कुछ बच्चों की अवस्थाओं में जन्म के बाद बाल आते हैं, फिर रंगों को पहचानना, दांत निकलना, बोलना, एक निश्चित उम्र के में ही ये प्रक्रियाएं शुरू होती है। शुरू दिन से ही सारे गुण एक साथ नहीं आ जाते। तो विकास अवस्था के अनुसार होगा, जो जिस अवस्था में आप पहुंचे जाओगे वो गुण आपके पास आ जाए। विकास की गति तीव्र और मंद होती है। कभी कभी विकास, जैसे प्रारंभिक विकास की गति तीव्र होती है, शैशवावस्था में जब जन्म लेता है बालक तो उसकी विकास की गति तेजी होती है, यानी कम उम्र का बालक तेजी से बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है या बहुत गति उसकी धीमी हो जाती है। फिर मध्यम किशोरावस्था में और अंत में वृद्धावस्था में वृद्धि एकदम कैसे हो जाती है? रुक जाती है। विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, चाहे शारीरिक मेच्योरिटी हो चाहे मानसिक मेच्योरिटी हो, इन दोनों मेच्योरिटी का ही परिणाम है और शिक्षण का भी परिणाम है। अगर अभौतिक परिवर्तन हो रहा है तो शिक्षण का परिणाम होगा, विचारों में परिवर्तन हो रहा है तो शिक्षण का परिणाम होगा, ज्ञान का परिणाम होगा।
तो विकास दोनों मैच्योरिटी का और शिक्षण का परिणाम होता है। सिफलोकॉडल, सिफलोकॉडल ये भी पूछा हुआ है, 2016 में टेट में आया हुआ था। इसको सिरस्थ सिद्धांत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होने का मतलब जो हमारा बॉडी है उसका विकास ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। शरीर का विकास पैर से यानी सिर से पैर की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए पैरों के विकास यानी जो पैंट की लंबाई वो ज्यादा बढ़ती है। जो धड़ है वो धड़ का विकास शर्ट का लगभग लगभग सबका आकार एक जैसा होता है, लेकिन पेंट के आकार अलग होंगे क्योंकि पेंट की लंबाई उनकी बढ़ रही है। तो ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सिफलोकॉडल सिरस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। वो शीर्ष से आपके पैर के नाखून की ओर विकास बढ़ता है, इसको सिरस्थ यानी सिफलोकॉडल कहा जाता है। विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है, जनरली ऐसे माना जाता है। और प्रॉक्सिमोडिक्टल, इसको निकट से दूर की ओर कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसका जो विकास पहले केंद्रीय भाग का होगा यानी पेट का होगा, आपके बॉडी के बाकी केंद्र का विकास नहीं हो सकता है, कमर का होगा। और फैट बाहर की ओर कैसे हो जाएगा, बढ़ना, लंबाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस दिशा में विकास जो होगा उसको, तो इस दिशा में अगर विकास हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर विकास हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर विकास हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं सिफलोकॉडल। लेकिन विकास अगर इस दिशा में हो रहा है फैलते वाला, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिकोमोडिक्टल। ठीक, इसको बोलते हैं कैसा, निकट या दूरवर्ती विकास। विकास पहले केंद्रीय भाग का होगा, पेट का होगा, और इसके बाद धीरे 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 फैट बढ़ा होता जाएगा, तो उसको सिफलोकॉडल। दोनों 2022 में टेट पे पूछे जाते हैं। फिर एक निश्चित प्रारूप होगा, विकास का कोई निश्चित प्रारूप होता है, अचानक विकास नहीं हो जाएगा। विकास निश्चित प्रारूप प्रतिरूप में होता है। जैसे मनुष्य का शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होगा और फिर दूसरा पेट से पीठ की ओर होगा। पहले लंबाई में वृद्धि होती है, बाद में मोटाई में वृद्धि होती है। अचानक मोटाई में वृद्धि नहीं हो सकती, पहले लंबाई में ही वृद्धि होगी। फिर व्यक्तिगत विभेद होते हैं, ये भी टेट 2022 से पूछा हुआ है। एक ही आयु में दो बालकों में विकास की दर अलग होगी। एक ही उम्र के दो बालक हैं, एक का विकास हो सकता है ज्यादा हो और एक का विकास कम, ये संभव है। दोनों प्रकार के विकास, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास। विकास के समरूप परस्पर संबंधित होते हैं, यानी पहले वाला जो विकास था, मतलब अगर बाल्यावस्था में जो विकास हुआ है, किशोरावस्था में उसी दिशा में विकास हो। किशोरावस्था में अचानक नए गुण नहीं आ जाएंगे, जो गुण बाल्यावस्था में है उसी के गुण आगे ट्रांसफर होंगे, उसी क्षेत्र में आगे वृद्धि हो सकती है। तो परस्पर संबंधित होंगे, हर उम्र में जो गुण होंगे वो परस्पर संबंधित होंगे। और ये अविराम प्रक्रिया है, ये भी 2022-2017 में टेट में पूछा हुआ है कि विकास कैसा होता है। तो अविराम प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है, ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास अवस्था के अनुसार विकास की गति होगी, परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है सिफलोकॉडल, प्रॉक्सिकोमोडिक्टल, और एक निश्चित प्रारूप होगा, व्यक्तिगत विभेद होंगे, परस्पर संबंधित होंगे और अविराम प्रक्रिया। ये पॉइंट पे भी मैंने बना दिया है और समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको, और इस पीपीटी में भी मेरा नंबर है, तो कहीं पर भी आप नंबर लेकर आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई समस्या की बात नहीं। फिर विकास के संबंध में कुछ अन्य तथ्य है, कुछ कोटेशन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने कहा है, ये स्किनर ने कहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और धीमी प्रक्रिया यानी धीमे धीमे गति से होती रहती है। दूसरा, हरलाग ने कहा है कि विकास में नए विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। नए विशेषताएं यानी कुछ नए नए गुण आएंगे और नई नई योग्यताएं आ जाएंगी। हर बार विकास में कुछ नए परिवर्तन होते हैं। तीसरा, मुनरो ने कहा है कि विकास श्रृंखला भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है। जैसे हम लोग बार बार बोल रहे होते हैं कि विकास जीवन भर चल रहा है, मुनरो ने कहा कि भ्रूण की अवस्था से विकास शुरू होता है माता के गर्भ में ही, और प्रौढ़ावस्था यानी बड़े होते तक ही चलता है। सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक बताते हैं, वैसे तो विकास पूरा जीवन भर होता है। शारीरिक विकास अंगों, इंद्रियों, शक्तियों का विकास है, यह आंतरिक क्षमता का स्वच्छंद विकास है जिसमें शिक्षक करता है। मतलब कि जो शारीरिक विकास होगा अंगों का यानी हमारे बॉडी पार्ट का, इंद्रियों का यानी हमारे सेंसेस का, शक्तियों का विकास है यानी कुछ हमारे पावर्स भी विकसित होते हैं। और इनकी इसके अलावा आंतरिक क्षमता का स्वच्छंद विकास कहने का मतलब है इनका विकास कैसा होगा, स्वतंत्रता पूर्वक होगा। इन विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। आप कितने भी प्रयास कर लो कि विकास रुक जाए, मगर ये रुकेगा नहीं, इसलिए विकास स्वच्छंद रूप से होगा। जैसा विकास होना चाहता है वैसे ही होगा। और इस कार्य को कौन करता है, शिक्षण करता है। जैसे हम सीडीपी पढ़ा रहे हैं, अब सीडीपी का आपके अंदर विकास हो जाएगा, ज्ञान का विकास हो जाएगा। उसी तरीके से आपके टीचर, शिक्षक कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता भी शिक्षक हो सकते हैं, आपके टीचर भी शिक्षक होते हैं, कोई मित्र भी कोई शिक्षक हो सकते हैं, या हम जीवों पशु पक्षियों से सीखते, जो भी समाज में सिखाते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। तो इन कोटेशन या इन जो है उनको भी ध्यान रखना है आपको।
कि विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है। ये था वृद्धि और विकास का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो है ऐप में भी आप चाहेंगे तो हम डाउट क्लास भी रख लेंगे। हम इसके बाद हम इन टॉपिक का एमसीक्यू भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।